हेलो एवरीवन। आज देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 5 जो है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसमें देखेंगे जनजातीय लोग कौन थे, खानाबदोश किसे कहा जाता है, बंजारे, अहोम और इसी का जनजातियों के बारे में बात करेंगे। इस नोट्स को देखने से पहले एक बार आप लोग बुक जरूर पढ़ लें। बुक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जो फ्री में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके बुक पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनजातीय लोग कौन थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय कहा जाता रहा है। इसमें देखेंगे खोखर जनजाति जो पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान में थी। बाद में गखर जनजाति का वहां पे वर्चस्व हुआ जिसके मुखिया थे कमाल खान गखर। कमाल खान गखर को अकबर ने अपना मनसबदार नियुक्त किया था, याद रखेंगे। और मुल्तान में लंगाह नामक जनजाति थी, सिंध में अरघुन। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो वहां पे बलोच नामक जनजाति थी। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई कुलों में बटे हुए थे। बलोच जो जनजाति थी ये अलग अलग मुखियों वाले कई कुलों में बटे हुए थे जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थे। पश्चिमी हिमालय की बात करें तो यहाँ गड्डी या गडरियों की जनजाति होती थी। 12वीं सदी तक बिहार व झारखंड के कई इलाकों में चेर का उदय हो चुका था। मान सिंह जो अकबर का सेनापति था, इसने 1551 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया था, याद रखेंगे ये। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलाओं पर कब्जा किया और इसे अपने अधीन बना लिया। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेरो लोगों पर हमला किया और इनके किलाओं पर अपना कब्जा कर लिया। और इसमें मुंडा और संथाल महत्वपूर्ण थे। इसमें मुंडा और संथाल जनजाति महत्वपूर्ण थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ जिसमें कोली, बेरा तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। अर्थात इन जनजातियों का निवास स्थान कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ थी। कोली लोग जो मुख्यतः गुजरात के थे जनजाति थे और दक्षिण में कोरागा, वे जनजाति आदि थे। भील जो थे ये पश्चिमी तथा मध्य भारत में थे। भील जनजाति पश्चिमी तथा मध्य भारत में। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में थे। कोंड नामक जनजाति उड़ीसा में थी। अहोम जनजाति असम व अरुणाचल प्रदेश में। नागा जनजाति मणिपुर, नागालैंड में। बात करें खानाबदोश की जो भ्रमणशील समूह होता था। खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। इसके अंतर्गत देखेंगे बंजारा जो महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा जो थे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और इनका जो कारवा था उसको टांडा बोला जाता है। टांडा जो था ये बंजारों का कारवा था। अलाउद्दीन खलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहर में बेचते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। ये बंजारों द्वारा ढोया जाता था। ये पीटर मुंडी जो अंग्रेज व्यापारी था, पीटर मुंडी, ये 17वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने बंजारों का वर्णन किया था। पहली बार इसने बंजारों का वर्णन किया था पीटर मुंडी। जाति पर विचार विमर्श। जाति पर विचार विमर्श में देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात पिछले चैप्टर में किए थे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं सदी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का उल्लेख मिलता है। वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए।
रथकार जो रथ बनाने का, रथ निर्माण का कार्य करते थे उन्हें रथकार बोला जाता था। और इसी समय जैसे जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें कुम्हार। इस प्रकार से पेशे से जोड़ते हुए इन लोगों ने जातियों का निर्माण किया। इन लोगों ने पेशे से जुड़े चीज़ों को जातीय मान्यता दी, जो अभी भी जारी है। अब देखते हैं स्थानांतरीय कृषि। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झोपड़ियों को पहले काटा या जलाया जाता है, फिर उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन के दूसरे हिस्से को साफ कर इसी तरह फसल उगाई जाती है, जिसे स्थानांतरीय कृषि बोला जाता है। अब बात करेंगे गोंड जनजाति की, जो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, जिनका अपना राजा या राय होता था। अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। गोंड जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो ये केंद्रीकृत होती थी। इसमें राज्य जो थे ये गढ़ों में विभाजित होते थे। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और गढ़ 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित। गढ़ जो था ये 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था, जिसे 84 नाम से भी जाना जाता है, और 84 बरहतों में विभाजित था। बरहतों का मतलब होता है 12-12 गांवों को मिलाकर एक समूह, जिसे बरहतों बोला जाता था। ये 84 बरहतों में विभाजित था। यही इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अमन दास जो गोंड राजा था गढ़कटंगा का, उसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और इसका पुत्र था दलपत। अमन दास का पुत्र दलपत, इसने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया। और दलपत का पुत्र वीर नारायण था, जो 5 वर्ष का था। वीर नारायण। दलपत की कम उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र के नाम पर शासन संभाली। 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने जमकर सामना किया, परंतु हार हुई और समर्पण करने के बजाय खुद को मारना बेहतर समझा, और इनके पुत्र की मृत्यु भी लड़ते हुए हो गई। चंदर शाह जो वीर नारायण के चाचा थे, वीर नारायण के चाचा अर्थात दलपत के भाई चंदर शाह, मुगलों से हार के बाद उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया। मुगलों ने उनके राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और बाकी जो शेष बचा वो चंदर शाह को दे दिया। अब देखते हैं अहोम जनजाति, जो 13वीं सदी में म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। भूइयाँ, जो भूस्वामी को बोला जाता था, भूइयाँ का दमन कर नए राज्य की स्थापना किया ये अहोम जाति ने, जिसमें है चुट्टियों जो 1523 और कोच हाजो जो 1581 में। 16वीं सदी के दौरान दोनों राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अहोम लोग ने चुट्टियों और कोच हाजो को, चुट्टियों को 1523 में और कोच हाजो को 1581 में अपने राज्यों में मिला लिया। 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। याद रखेंगे, मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, जो 1662 में किया था। अब देखते हैं पाइक किसे बोला जाता है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था पाइक कहलाता था। अहोम राज्य में एक गणना अनुसार प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके अमल में लाए। अहोम जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। शिव सिंह का समय 1714 से 44 तक था। उनके समय हिंदू धर्म यहाँ का प्रधान धर्म बन गया। अहोम समाज में कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी।
अब देखते हैं बुरंजी, जो एक ऐतिहासिक कृति थी। पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। अब बात करेंगे लचित बरफुकन के बारे में, जो अहोम सेना के सेनापति था। लचित बरफुकन असम में अहोम सेना का सेनापति। इसने मुगल सेना को हराया था और जिस युद्ध में हराया था उसका नाम है सरायघाट का युद्ध। 1671 ईस्वी में सरायघाट के युद्ध में लचित बरफुकन ने मुगल सेना को पराजित किया था, जो औरंगजेब था उस समय। ये सरायघाट का जो युद्ध हुआ था 1671 में हुआ था। औरंगजेब के समय यह युद्ध हुआ था जिसमें लचित बरफुकन ने मुगलों को पराजित किया था। इसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह ने किया था। मुगल सेना का नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह ने किया था। ये थोड़ा सा पॉइंट है जो याद रखेंगे। मुगल सेना में घुड़सवार टाइम 18,000 थे। जब ये सरायघाट का युद्ध हुआ था उस समय घुड़सवार 18,000, सैनिक 30,000, तीरंदाज 15,000, बंदूक सैनिक 5,000 और तोप 1,000 थे। नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में सरायघाट के युद्ध से जाना गया। इसमें मुगल सेना पराजित हुई। अब अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 6 का, जो है ईश्वर से अनुराग। एक बार मैं पूरा नोट्स दिखा देती हूँ, आप लोग चाहे तो बना लें। अगर आपको बुक पढ़ना है एनसीईआरटी का तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जाके आप फ्री में बुक देख सकते हैं।